Hello everyone. Today in accountancy of class 11th, chapter 1 Introduction to Accounting, I am going to discuss the next topic, that is basic accounting terms. Dear student, I have divided this topic in two parts. In first part, I will include some basic accounting terms. So let's start the topic. The first term is entity. An entity means an economic unit which performs economic activities like Reliance Industries, Big Bazaar, Tata Motors, SCL Technologies Limited, etc. These are the entities. Dear student, entity means any organization, any unit which are engaged in the economic activities. That is known as entity here. A business entity means an enterprise established in accordance with law to engage in business activities. यहाँ पर एंटिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जिसको कि लॉ के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है और जिसका पर्पस है बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना. दीज इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनीज एट्सेट्रा. इस एंटिटीज़ के अंतर्गत हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि एक सिंगल ओनरशिप के अंतर्गत बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है, या पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्म हो सकता है. इन सभी को हम यहाँ पर एंटिटीज़ कहते हैं. जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक छोटी शॉप है, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एंटिटी, बिकॉज इस शॉप का भी पर्पज़ है गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को सेल करना और मनी अर्न करना. जियो जो रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है, ये एक एंटिटी है. टाटा मोटर्स एक एंटिटी है. तो इस तरीके से जो भी एंटिटी हैं यहाँ पर, इनका पर्पज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करना. नेक्स्ट टर्म आता है ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ए फाइनेंशियल इवेंट इंटर्ड इनटू बाय द एंटिटी. कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंशियल इवेंट जो कि एंटिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हैविंग मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जिसका जो इम्पैक्ट होता है कि वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ेगा एंटिटी के, और या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन किया जाता है. इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करते हैं, मीन्स उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, और इसको हम फाइनेंशियल टर्म में या मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं. एक और मीनिंग हम ट्रांजैक्शन की यहाँ पर देखते हैं. ट्रांजैक्शन इज़ एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़. ट्रांजैक्शन एक इवेंट है जिसमें कि टू और मोर एंटिटी के बीच में ये किया जाता है, और इसमें जो वैल्यू इन्वॉल्व होती है, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, या परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, रिसीट्स ऑफ मनी हो सकता है, पेमेंट टू ए क्रेडिटर हो सकता है, इनकरिंग एक्सपेंसेस हो सकता है. इट कैन बी ए कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लिeu ऑफ मनी. अगर हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और पर्पज़ होता है मनी को अर्न करना, दैट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए. नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज़ एसेट्स. एसेट्स बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस. ये प्रॉपर्टी बिजनेस में कोई मशीन हो सकती है, बिजनेस का गुड्स का स्टॉक हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, बिजनेस की ऑफिस की फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सभी हो सकते हैं, मोटर व्हीकल हो सकता है, या अदर एसेट्स हो सकती हैं. मीन्स ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर पोजेस्ड बाय द बिजनेस इज़ नोन एज एसेट्स. एसेट्स आर प्रॉपर्टी or legal rights owned by an entity to which money value can be attached. In other words, anything which will enable the entity to get cash
और बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट्स। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस को, एंटिटी को कैश जनरेट करने में मदद करती है या बेनिफिट प्रोवाइड करती है फ्यूचर में, प्रेजेंट में, दैट इज़ नोन एज एसेट्स। एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स जो हैं वो बिजनेस एंटिटी की इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट कैन बी यूज़फुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, जिसको कि हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं और ये बिजनेस को कंडक्ट करने में मदद करती है, बिजनेस की रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद करती है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने में मदद करती है। और इन सभी को एसेट्स जो होती हैं, इसमें जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसको रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं रखा जाता है। नाउ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स को मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स आती है और फिर फिक्स एसेट्स को आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। नाउ सी द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। Assets are classified into 2 categories, non-current assets and current assets. Non-current assets is further classified into fixed assets, non-current investment, deferred tax assets net, long-term loans and advances, and other non-current assets. Fixed assets is further classified into tangible assets, intangible assets, capital work in progress, and intangible assets under development. करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स आर क्लासीफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो दिस इज़ द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन विच नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर क्लासीफाइड इनटू द डिफरेंट सब कैटेगरीज। नाउ नॉन करंट एसेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। दे आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। ये जो एसेट्स होती हैं इनको बिजनेस के द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है और ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, मोटर व्हीकल हुआ, फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ। इस तरह की जो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस में हम लॉन्ग पीरियड तक इनको यूज़ करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर स्मूथ वे में करने में मदद करती हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू टेंजिबल। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स को यहाँ पर आगे क्लासीफाई किया गया, जिसमें फिक्स एसेट्स हम इसको कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स हम उन सभी एसेट्स को कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है, दैट कैन बी टच्ड, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर, इस तरह की जितनी भी एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस को हम देख सकते हैं, दैट इज़ नोन एज टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज़ इनटेंजिबल एसेट्स। Intangible assets are those assets which have no physical existence. उन सभी एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है एंड कैन बी फेल्ड बाय ऑपरेशन। लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस को हम जब कंडक्ट करते हैं तो वो बिजनेस ऑपरेशंस को देख करके आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की प्रेजेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल, गुडविल को भी अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट अर्निंग लगातार बढ़ रही है, कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि बिज़नेस की गुडविल है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन द बिजनेस। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 ईयर में या 12 मंथ्स पीरियड में, 1 ईयर में अगर हम एसेट्स जो हमारे पास हैं, कुछ एसेट्स, उनको अगर हम विद इन 1 ईयर पीरियड में अगर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट एसेट्स आर नोन एज करंट एसेट। जैसे स्टॉक हुआ, जो गुड्स का स्टॉक है हम इसको सेल करके इसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्स रिसीबल हुआ, जो कि हमने बिल रेज़ किया हुआ है कस्टमर्स पे, जिनको कि हमने क्रेडिट पर सेल किया हुआ है, इसका भी अमाउंट हमें विद इन 1 ईयर रिसीव हो जाएगा। डेटर्स हैं जिनको कि हमने क्रेडिट पर सेल किया हुआ है,
तो इन सभी से हमें पैसे विद इन 1 ईयर मिल जाएंगे। तो दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। इसके अलावा हमारा कैश और बैंक बैलेंस जो है दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटी। जो नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे बिजनेस में दो तरह की होती हैं बेसिकली, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। फर्स्ट मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ मीन्स द अमाउंट विच द इंटरप्राइजेस ओज। कोई भी अमाउंट जो कि इंटरप्राइजेस के ऊपर बकाया है या इंटरप्राइजेस ने किसी दूसरी पार्टी का लिया हुआ है जिसको कि उसे पे करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। कह सकते हैं दीज आर द ऑब्लिगेशंस। लायबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस आर डेट्स दैट एन इंटरप्राइजेस हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर टू अदर पार्टीज़। जो कि एक बिजनेस को दूसरी पार्टीज़ को अदर लोगों को फ्यूचर में पे करना होता है, दैट इज़ नोन एज लायबिलिटी। Liability is further classified into following categories: external liabilities, internal liabilities. External liabilities में हम देखें तो नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज़। नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और दोज लाइबिलिटीज़ विच अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वह लाइबिलिटी है जो कि आउटसाइडर को पे करना होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज़ अदर दैन ओनर्स इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल। मतलब ओनर को छोड़ करके बाकी लोगों को ये लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है, जिसको कि हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आर दोज ऑब्लिगेशंस आर डेट्स दैट आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वह लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसको कि बिजनेस को 1 साल के बाद पे करना होता है, या हम कह सकते हैं आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैंक लोन, डिवेंचर्स, ये जो बैंक लोन ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म के नहीं होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीन्स मोर देन 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बैंक लोन लिया गया तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। डिवेंचर जो कंपनी ने इशू किया हुआ है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि इनका पेमेंट जो है बिजनेस को नॉर्मली कंपनी को आफ्टर 1 ईयर ऑफ पीरियड के बाद करना होता है। करेंट लाइबिलिटीज़ जस्ट अपोजिट नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, दोज लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसका पेमेंट बिजनेस को 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स, ये सप्लायर्स हैं जिनसे बिजनेस ने उधार ख़रीदा हुआ है तो उनको पेमेंट करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन जो कि 12 मंथ्स पीरियड से कम समय के लिए लिया गया है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़। इस तरह बिल्स पेबल भी यहाँ पर आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये सभी कुछ आएंगे जिनको कि हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और दोज अमाउंट पेबल टुवर्ड्स द ओनर इज़ कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज़। बिजनेस के ओनर के लिए जो कुछ भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है या अमाउंट पे करना होता है ओनर्स को, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ को जैसा आपने देखा कि नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज़ मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं जिसमें बैंक लोन हुआ, डिवेंचर्स हुआ, डिफर टैक्स लाइबिलिटीज़ जिसमें टैक्स से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ होती है बिजनेस की, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं वे सभी आते हैं यहाँ पर। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न है एम्प्लॉइज़ का कंपनी के अंतर्गत, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो 1 ईयर के अंदर की बोरोइंग्स है जिसका पेमेंट जो है बिजनेस को विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है। ट्रेड पेबल्स, ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों का सम है। अदर करेंट लाइबिलिटीज़, इसमें कॉल्स इन एडवांस जैसे आइटम्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स, इस तरह के जो प्रोविजंस किए जाते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़।
तो इस तरीके से जो डिटेल में क्लासिफिकेशन लाइबिलिटीज़ का किया गया है। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें पहले, और करंट एसेट्स लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़। इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम पीरियड के बेस पर हम आसानी से इसके डिफरेंसेस को कर पाते हैं। रिसीवेबल पेबल विद इन 1 ऑपरेटिंग ईयर, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है इसको पेमेंट करना होता है, या हम सिंपल कहें तो विद इन 1 ईयर ये रिसीव। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स हमें 1 ईयर के अंदर रिसीव हो जाएगा या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिसीव हो जाएगा। अगर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये पेबल होगा विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इसका पेमेंट करना होगा। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो रिसीवेबल पेबल बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ये हमें रिसीव होगा अगर एसेट्स की बात करते हैं, और अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमें आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल हमें इसका पेमेंट करना होगा। सेकंड डिफरेंस अगर हम इसके आधार पे देखें तो रियलाइज्ड सेटल विद इन 12 मंथ्स। इसका जो करंट एसेट्स है ये हमें 12 मंथ्स के अंदर रियलाइज्ड हो जाएगा, और अगर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसका सेटलमेंट हमको विद इन 12 मंथ्स करना होगा। नॉन करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की बात करें तो रियलाइज्ड सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स। अगर नॉन करंट एसेट्स है तो ये हमें 12 मंथ्स के बाद रियलाइज्ड होगा, और अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमें 12 मंथ्स के बाद इसको सेटल करना होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस करें तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ तो प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग पर्पज़ में यूज़ होते हैं। तो अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ये करंट एसेट्स और या करंट लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है। नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो प्राइमरली हेल्प्स इन स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, इनके द्वारा जो मदद मिलती है बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ये रिसीव होते हैं या पेबल होते हैं। इसकी जो रियलाइजेशन होती है ये भी हमें 12 मंथ्स के बाद होती है या पे करना होता है, तो ये बिजनेस को स्मूथ वे में ऑपरेट करने में मदद करते हैं। तो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट आइटम्स। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फॉर्म इज़ नोन एज कैपिटल। कैपिटल जो है ये ओनर के द्वारा बिजनेस फॉर्म में इन्वेस्ट किया गया पैसा है। ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म और बिजनेस, ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। बिजनेस के लिए ये एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ है जो कि उसके ओनर के लिए। कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, इसे ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स डील्ड इन बाय द एंटरप्राइज। सेल का मतलब होता है जिस गुड्स में या सर्विसेज में बिजनेस डील कर रहा है उसको कस्टमर को बेचना। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स जो है ये बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है जो कि गुड्स को सेल करने या सर्विसेज को कस्टमर को देने से मिलता है। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट। सेल जो है ये कैश या क्रेडिट हो सकता है। सेल के जो रिवर्स है, कस्टमर कभी कभी सेल किए हुए गुड्स को लौटा देता है अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है या गुड्स में कोई डिफेक्ट है या कोई शॉर्ट कमिंग्स है। तो व्हेन गुड्स सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर रिटर्न बैक बाय द कस्टमर ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, मे बी दे आर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन और दे आर डिफेक्टिव। हो सकता है गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो या डिफेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में कस्टमर जब गुड्स को लौटाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करेगा, तो दिस इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न होने की वजह से हमारा जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल है ये डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस थ्रू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट
और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर और कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने गुड्स को कस्टमर को बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले जो पैसा मिलता है दैट इज़ नोन एज सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस और कमीशन अगर मिल रहा है दैट इज़ आल्सो पार्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है दैट इज़ रेवेन्यू, डिविडेंड रिसीव हो रहा है दैट इज़ रेवेन्यू, रॉयल्टीज़ रिसीव हो रहा है दैट इज़ रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो दैट इज़ रेवेन्यू। तो ये सभी आइटम्स भी रेवेन्यू के पार्ट हैं। मीन्स एनी अमाउंट विच इज़ अर्न बाई ए बिजनेस बाई प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज या बाई सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से या कमीशन से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रॉयल्टी से, रेंट रिसीव, इन सभी से अगर मिलता है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ये सभी रेवेन्यू के पार्ट हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। कोई भी कॉस्ट जो बिजनेस के द्वारा इनकर्ड किया जाता है या खर्च किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए या पाने के लिए, that is known as expenses. Expenses are measured by the cost of assets consumed or services used during an accounting period. Expenses को अगर हम मेज़र करें तो assets जो कंज्यूम हमने कर दिया उससे हम मेज़र कर सकते हैं, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने सर्विसेज दिया उस पे जो कॉस्ट हमने इनकर्ड किया दैट इज़ द नोन एज एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेंट पे किया, वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ऑफिस स्टेशनरी जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का पेमेंट अगर हम करते हैं तो दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली इट इज़ स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसे खर्च करता है यहाँ पर किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अगर हम कुछ रिसीव करते हैं और उसके बदले हम अमाउंट खर्च करते हैं या किसी लायबिलिटी के ऊपर खर्च करते हैं जिसके बदले हमें कुछ मिलता है तो दैट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट spent on purchasing assets which will give benefits over a number of accounting periods. कैपिटल एक्सपेंडिचर वह अमाउंट है जिसको कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खर्च किया जाता है किसी एसेट्स को परचेज़ करने में या एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। मीन्स अगर हम उसमें एक्सटेंसन कर रहे हैं, कोई ऐसा पार्ट ऐड कर रहे हैं जिससे कि उस एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी और फर्नीचर और कंप्यूटर्स फॉर ए बिजनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सटेंसन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगर हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ भी पैसा खर्च करेंगे दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जिसको कि हम गुड्स को ख़रीदने में या सर्विसेज को एक्वायर करने में खर्च करते हैं और जिसको कि हम कंज्यूम करेंगे एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी बट मेंटेन्स इट इन द करेंट ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है या वैल्यू ऑफ एसेट्स है एग्जिस्टिंग वह इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि वह मेंटेन रहती है। अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग, जैसे हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीन हमारी जो चल रही है बिजनेस में उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जो पैसे खर्च करते हैं उससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी हम मेंटेन कर पाते हैं। तो इसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे जो कुछ भी हमने खर्च किया दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम यहीं पे न्यू मशीन ख़रीदते हैं तो ये मशीन जो नई आ रही है, परचेज ऑफ मशीन, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट मेंटेनेंस का जो खर्च होगा, जो रेगुलर हम पे करेंगे
जो कि रेकरिंग नेचर का है, जिससे कि हम मशीन के एफिशिएंसी को मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आता है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इस रेवेन्यू का उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उस पर जितना ज़्यादा एक्सेस होगा रेवेन्यू, द डिफरेंस इज़ नोन एज प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग ईयर में जो भी रेवेन्यू मिला उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस वैल्यू आएगा दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। प्रॉफिट अगर बिजनेस में हो रहा है तो ये ओनर की जो ओनर्स इक्विटी है या कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। इसको अगर हम फार्मूले के तौर पे देखें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट में हम दो तरह की प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली बिजनेस में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो रेवेन्यू हमारा आया उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आता है दैट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट रेवेन्यू है बिजनेस की उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब माइनस करते हैं तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट अर्न आफ्टर अलाउइंग ऑल द एक्सपेंसेस। जब हम सभी तरह के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सभी को जब हम माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है दैट इज़ नोन एज नेट प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू से जब हम ऑल एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इन दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज़ नोन एज नेट प्रॉफिट। और अगर रिवर्स कंडीशन आती है तो वह नेट लॉस हो जाएगा।